नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। न्यूज नाउ में आज सबसे पहली बात पीएम मोदी के झारखंड दौरे की, जो इसमें आपको बताएंगे पीएम ने झारखंड को करोड़ों की सौगात के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार भी किया। इसके बाद दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे जेल से रिहाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के बड़े ऐलान पर कांग्रेस और बीजेपी कैसे निशाना साधती नजर आ रही है। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग 2024 का खिताब जीतने का सपना कैसे अधूरा रह गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कोल्हान की धरती से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जमशेदपुर में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण में झारखंड से जुड़े कई मुद्दे समाहित नजर आए। इससे पहले लगातार बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सके, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से ही 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात झारखंड को दी। रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अपना चुनावी आगाज कर दिया। पीएम मोदी रविवार को पहले रांची पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जमशेदपुर के लिए उड़ान भरने में परेशानी हुई, जिसके कारण रांची एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑनलाइन उद्घाटन के साथ ही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब मौसम के चलते करीब 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से होकर रांची से जमशेदपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर की जनसभा में कहा, बारिश कितनी ही तेज क्यों ना हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। साथियों, बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं और इसलिए बाय रोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। साथियों, क्रांति और बलिदानों की ये धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिसने पोटो हो जैसे कोल्हान के महान योद्धा दिए। झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस झारखंड की दुश्मन। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जेएमएम,
आरजेडी और कांग्रेस झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है। कांग्रेस ने इतने दशक तक देश पर राज किया लेकिन दलित पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन है। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। जेएमएम ने कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से ट्रेनिंग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, वो है कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। और जेएमएम ने कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से ही ट्रेनिंग ली है। झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 660 करोड़ की सौगात। झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 32,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। 46,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश कराकर चाबियां सौंपी। पीएम मोदी के जरिए कोल्हान विजय की तैयारी। दरअसल पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके दम पर बीजेपी अन्य चुनाव की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता के बीच लाने की तैयारी कर रही है। पीएम के इस दौरे से बीजेपी कोल्हान में अपना खोया जनाधार वापस लाने की तैयारी है। कोल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 9 एसटी और 1 एससी के लिए आरक्षित है। बाकी 4 सीटें सामान्य सीटें हैं। बता दें, साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोल्हान में एक भी सीट नहीं मिली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर दी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। अब सवाल ये है कि दिल्ली में केजरीवाल किसको सीएम बनाने जा रहे हैं। दूसरी ओर केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी का कहना है कि इस्तीफा देना केजरीवाल की मजबूरी है। केजरीवाल की भ्रष्ट छवि अब उजागर हो चुकी है। वहीं कांग्रेस भी केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को नौटंकी करार दे रही है। जनता की अदालत में केजरीवाल। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। आप दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मनीष सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे। अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया उनकी जगह नहीं लेंगे। केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और नेता सीएम पद पर रहेगा। मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। जो पीड़ा मेरे मन में है वो मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। केजरीवाल ने बताई इस्तीफा न देने की वजह। वहीं जेल से सरकार चलाने का जिक्र करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, मैंने जेल जाने पर इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जनतंत्र को बचाना चाहता था। अगर मैं जेल से इस्तीफा दे देता तो ये विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर सरकार गिरा देते। केजरीवाल ने बीजेपी के विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों से जेल जाने पर इस्तीफा न देने की अपील भी की। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार की।
अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा। मैं जेल में गया अभी 10 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। पढ़ा आप लोगों ने अखबार में? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की अपील। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव जल्द कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराए जाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। बीजेपी ने जुर्म का इकबालिया बयान बताया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को बीजेपी ने जुर्म का इकबालिया बयान करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आकर ही केजरीवाल ने इस्तीफे की बात क्यों की। उनके इस्तीफे का ऐलान जुर्म का इकबालिया बयान है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 मंत्रियों के साथ अपनी ही जेल में रहे हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके की है? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? केजरीवाल और नैतिकता का कोई संबंध नहीं।
वहीं सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा को कांग्रेस ने भी नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह महज एक नौटंकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई निर्वाचित नेता जमानत पर जेल से बाहर आया हो, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीएमओ न जाने और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करने को कहा हो। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। सीएम न सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल की जगह कौन होगा दिल्ली का सीएम? बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की जगह दिल्ली का सीएम आखिर कौन बनाया जाएगा? वैसे सूची में आतिशी का नाम सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालकाजी सीट से विधायक हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी ही ऐसी मंत्री हैं जिनके पास सबसे ताकतवर विभाग की लंबी लिस्ट है। जेल से केजरीवाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए भी आतिशी का नाम ही अनुमोदित किया था। वहीं इस सूची में मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत का भी नाम चल रहा है। साथ ही सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की अटकलें भी हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग 2024 का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। शनिवार को ब्रुसेल्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में वह दूसरे स्थान पर रहे। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया और खिताब पर कब्जा जमाया। तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वीबर रहे। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज इस लीग के फाइनल में दूसरे स्थान के सिलसिले को तोड़ने के लिए उतरे थे। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सके और खिताब से चूक गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। वह चैंपियन बनने से 0.01 मीटर दूर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले अटेम्प्ट में 87.87 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। नीरज ने अपने पहले अटेम्प्ट में 86.82 मीटर का थ्रो फेंका था। जर्मनी के जूलियन बेबर 85.97 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। फाइनल में 7 जेवलिन थ्रोअर ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 4 थ्रोअर 83 मीटर का थ्रो भी नहीं फेंक सके। बता दें कि डायमंड लीग फाइनल 13 और 14 सितंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स स्थित किंग बोडाइन स्टेडियम में हुआ। वहीं भारत के ही अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेंज इवेंट में 9वें नंबर पर रहे। तीसरे अटेम्प्ट में नीरज ने फेंका अपना बेस्ट थ्रो। जेवलिन थ्रो इवेंट शनिवार देर रात 11:52 पर शुरू हुआ। पहले अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा ने 86.82 मीटर का थ्रो फेंका, जिससे वह दूसरे स्थान पर पहुंचे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। जर्मनी के जूलियन बेबर 85.97 मीटर थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में लगातार दूसरी बार दूसरे नंबर पर रहे। पहले अटेम्प्ट में नीरज ने 86.82 मीटर का थ्रो फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। दूसरे अटेम्प्ट में नीरज ने 83.49 मीटर थ्रो फेंका, वह दूसरे स्थान पर ही रहे। तीसरे अटेम्प्ट में नीरज का थ्रो 87.86 मीटर दूर गया, वह पहला स्थान हासिल करने से
0.02 मीटर दूर रहे। चौथे अटेम्प्ट में नीरज ने 82.04 मीटर का थ्रो फेंका, वह दूसरे स्थान पर कायम रहे। नीरज ने पांचवें अटेम्प्ट में 83.30 मीटर थ्रो फेंका, वह दूसरे स्थान पर ही रहे। नीरज ने छठे अटेम्प्ट में 86.46 मीटर का थ्रो फेंका, इसके साथ ही उन्होंने दूसरे स्थान पर फिनिश किया। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में जीता था सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने पिछले महीने खत्म हुए पेरिस ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने 89.45 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो फेंका था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि वह डायमंड लीग का हिस्सा नहीं रहे। वहीं आपको बता दें कि नीरज ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तब अरशद नदीम टॉप 5 प्लेयर्स में जगह नहीं बना सके थे। नीरज डायमंड लीग फाइनल को 2022 में जीत चुके हैं। 2023 में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज के नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड भी। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग फाइनल जीतने के बाद 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया था। 2022 के दौरान यूजीन में हुई चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। 2023 में उन्होंने मेडल का रंग बदला और गोल्ड जीत लिया। नीरज के नाम एशियन गेम्स में 2 और कॉमनवेल्थ में 1 गोल्ड मेडल है। स्टीपल चेज में अविनाश 9वें नंबर पर रहे। डायमंड लीग 2024 के स्टीपल चेज 3000 मीटर फाइनल में अविनाश सावले 9वें स्थान पर रहे। ब्रुसेल्स के किंग बोडाइन स्टेडियम में उन्होंने रेस पूरी करने के लिए 8.17.9 मिनट का समय लिया। केन्या के आमोस सेरेम ने पहला और मोरक्को के पेरिस ओलंपिक चैंपियन सोफियान एल बक्काली ने दूसरा स्थान हासिल किया। डायमंड लीग एथलीट्स का एनुअल कंपटीशन है। इसमें जेवलिन थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पॉल वॉल्ट, स्प्रिंग हर्डल्स, स्टीपल चेज, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट जैसे एथलेटिक इवेंट्स होते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में पूरे साल 4 क्वालिफाइंग इवेंट होते हैं। इनमें टॉप रैंक हासिल करने वाले एथलीट सितंबर में डायमंड लीग फाइनल खेलते हैं। फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी को ही डायमंड लीग चैंपियन माना जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।